अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तहर आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको आयरन और फोलिक एसिड इन का इस्तेमाल हम्बल में और बग़ैर हम्बल में ख़वातीन में इस्तेमाल करवाया जाता है। क्या एहतियातें करनी चाहिए, इसके बारे में मालूमात लेना कितना ज़रूरी है, क्या आप ये सारी चीज़ें जानते हैं? और इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप आयरन फोलिक एसिड की बारे में जो हमारी आगाही में की वीडियोज़ हैं, ये मुकम्मल सुनें। तो आपको लगेगा कि आयरन और फोलिक एसिड भी कोई किराने आइटम नहीं है कि जिसका दिल करता करे और वो खाता फिरे, ऐसा नहीं है। इसको कब किस तरह इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं अगर हम इसको ओवरडोज़ में ले लेते हैं। एक तो ये याद में रखें कि हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि एनीमिया, आप खून की कमी कह लें या आप ये कह लें कि एचबी का कम होना कह लें, आप आयरन की कमी का कह लें, या किसी मखसूस विटामिन की कमी हो जाए तो फिर हम उसको एनीमिया या खून की कमी के नाम से याद करते हैं। ये एनीमिया हमें अक्सर हमारे माशरे में उस वक़्त याद आता है जब बच्चे के लिए ख़वातीन बच्चा पैदा होना है और हम डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, तब पता हम भाग रहे होते हैं कि इतनी बोतल खून की चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर हम चाह रहे हैं किसी खातून के बच्चे हों तो उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आयरन तो एक मिनरल है और जो फोलिक एसिड है ये विटामिन विटामिन बी9 इसका दूसरा नाम है। और ये फोलिक एसिड जो है ये विटामिन ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है। ये ऐसी चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी में आता भी है और इसकी बार-बार ज़रूरत पड़ती है, ख़ारिज भी हो जाता है, तो हमें फोलिक एसिड वाली डाइट लेनी पड़ेगी। अब अगर हम आयरन से शुरू करें तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में तो हमें अवॉइड करना होता है कि आयरन को अगर बिला ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अवॉइड करें हमल के पहले 3 महीने में। फिर आगे जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आयरन को मुख्तलिफ जैसे क्वेनोलोन्स एंटीबायोटिक्स हैं, सिप्रोफलोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन और दीगर एंटीबायोटिक्स हैं। इनके साथ इस्तेमाल करवाना ये बेहतर नहीं रहता। आयरन के ढेर सारे ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं। आयरन का हमें ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, तो आयरन फोलिक एसिड का उसका हम ज़िक्र करें मौलाज को, उसमें हम इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से आयरन हमारे पेट की खराबी का सबब बन सकता है, अल्सर का सबब बन सकता है। हम्बल में आपको आयरन नहीं चाहिए था, आप तब भी लेते रहें, तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपको इवन आपकी शुगर भी डिस्टर्ब हो सकती है। आयरन जो है उसको इसलिए भी ज़रूरी समझना है कि अगर हम आयरन ज़्यादा ले लेंगे और फ्री आयरन हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा, ख़ातून के या एचबी साथ बढ़ जाएगा, तो ब्लड का और ऑक्सीजन का माँ से बच्चे की तरफ मुंतकिली उसमें रुकावट पैदा होगी। तो इससे ये साबित हुआ कि आयरन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर बंदा जिस तरीके से ले रहा था और लेना चाहता है वो लेता फिरे, बल्कि वो ये देखे कि किस खुराक के साथ मैंने आयरन नहीं लेना। ठीक है, हम और इसके साथ किस खुराक के अलावा हम दवाई की बात करें, किन अद्वियात के साथ हमने इसको चीज़ नहीं लेना, क्या हमें आयरन की ज़रूरत है, हमने एचबी टेस्ट करवाया, अगर वो ज़रूरत है तो प्रेगनेंसी का पीरियड कौन-सा चल रहा है, पेट के और दीगर मसाइल कौन से हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें आयरन का इंतख़ाब करना चाहिए और वो भी मुआलिज के मुताबिक और डोज़ के अंदर रहते हुए। और बार-बार अपना एचबी और अपना टेस्ट करवाते रहें। आयरन के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसका ख़्याल नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। अगर आयरन की कमी रहेगी, बच्चा पेट में था, तो बच्चे का वज़न कम रह सकता है। और अगर आप आयरन ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे तो तब माँ के लिए भी प्रॉब्लम, बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम। तो आयरन को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी मालूमात जो आपसे शेयर करी हैं, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। अब हमारी मार्केट में हमारे जो पेशेंट हैं, उनके लिए अक्सर फोलिक एसिड और आयरन कॉम्बिनेशन में आ रहा होता है। तो फोलिक एसिड को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये पत्तों वाली सब्ज़ी से हमें हासिल होता है। साथ जो फोलिक एसिड है ये वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी में इसको इसकी बार-बार ज़रूरत पड़ती है। कुछ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं और फेनेटोइन और दीगर बाकी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ विटामिन सी और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनके साथ हमने फोलिक एसिड को नहीं लेना होता, ख़्याल करना होता है। इसी तरीके से जब फोलिक एसिड हम ले रहे हैं तो फोलिक एसिड की हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि सादा फोलिक एसिड और एल मिथाइल फोलेट ये फोलिक एसिड की तब्दील शुदा फ़ॉर्म है, मॉडिफाइड फ़ॉर्म में। ये एक ऐसी हालत है जो हमारी बॉडी में जाए तो इसकी अब्ज़ॉर्प्शन जल्दी हो सकती है, ये जाके हमारे बॉडी में अच्छा असर करती है। अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हमारे जो जिस्म के अंदर कुछ अज़ा की ग्रोथ और मुकम्मल होना सही तरीके से नहीं हो पाता।
इसी तरीके से अगर हम कहें फोलिक एसिड की कमी होगी तो हम इसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहेंगे। आयरन और फोलिक एसिड, अब फोलिक एसिड जब आपने लेना है तो जब से आप चाह रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हो तब से शुरू करें। प्रेगनेंसी से पहले शुरू कर दें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लें और उसके बाद लें। लेकिन अगर आपको फोलिक एसिड के साथ बेचैनी महसूस हो रही है, आपको नोज़िया हो रहा है, बदहज़मी हो रही है, अपने मौलज को बताएँ और फिर इसकी टाइमिंग तब्दील करें या इसका ब्रांड चेंज करें या इसकी फ़ॉर्मुलेशन, मतलब फोलिक एसिड ले रहे तो आप एल-मिथाइल फोलेट लेने लग जाएँ। तो ये ख़्याल रखें और साथ ये भी ज़हन में रखें कि फोलिक एसिड कितनी मिक़दार में लेना है। जब प्रेगनेंसी चाह रहे होते हैं तब फोलिक एसिड की मिक़दार और होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब फोलिक एसिड की मिक़दार और होती है। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है फोलिक एसिड और आयरन को लेने के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आ रही होती हैं। और मैंने पहले भी कहा कि आयरन अगर पहले तो ये चेक करना है कि ज़रूरत है या नहीं, फिर ये चेक करना है कि आयरन आप ठीक ले रहे हैं मिक़दार में, आपको कोई और डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहे जिनके साथ ये चीज़ें नहीं लेनी थी। तो आयरन फोलिक एसिड हम ख़वातीन में इसका कसरत से इस्तेमाल करवाया जाता है एनीमिया के लिए भी। और फोलिक एसिड तो जब कोई बंदा ख़ातून प्रेगनेंसी चाह रही होती हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इवन पीरियड्स की जो रेगुलरिटी है उसमें भी फोलिक एसिड का अच्छा किरदार है और ये हमें ग़िज़ाओं से चीज़ें हासिल हो सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फोलिक एसिड और आयरन अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो आपको जीआईटी, आपके हाज़मे के निज़ाम के मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमल से पहले ही ये चीज़ें पूरी की जाएँ। और जब भी इसको दिया जा रहा है तो ये पहले मुआलिज पूछे पेशेंट से और डिस्कस करें कि जो जिस चीज़ से जीआईटी डिस्टर्ब हो सकती है वो जीआईटी खुद ठीक है। कौन-कौन सी बदपरहेज़ी हैं जिससे हमने मैदे को ख़राब कर रखा है, हमारी आंतड़ियों का निज़ाम ख़राब है। वो बदपरहेज़ियाँ छोड़ें और आप मैदा आंतड़ियों के जो मसाइल है उसको सेट करें और वो चीज़ें लें जिससे आपका मैदा आंतड़ियाँ बेहतर हो, ताकि इन चीज़ों की अब्ज़ॉर्प्शन और जज़ब होना और जिस्म पे असर करना ये ठीक रहे। उम्मीद है आप फोलिक एसिड और आयरन के बारे में ज़रूरी मालूमात समझ गए होंगे। इन मालूमात को तसल्ली से सुनें, अपने सवाल जवाब क्लियर करें और दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।